मध्य प्रदेश के किस महोत्सव को स्पेन के मैड्रिड में सम्मानित किया गया है ना। मंजू ने स्टेटस लगा दिया है, थैंक यू सो मच मंजू। सभी लोग स्टेटस में लगा लीजिए, संख्या अच्छी होनी चाहिए, यहाँ पे 70+ संख्या होनी चाहिए, आज का टारगेट है। तो देखिए यहाँ की अगर हम लोग बात करें एमपी के किस महोत्सव को स्पेन के मैड्रिड में सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया आपका जल महोत्सव को। किसको किया गया है? जल महोत्सव को। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। संध्या, संजू, सभी को गुड इवनिंग, वेरी गुड संजू, बहुत अच्छा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? यहाँ पे करेक्ट आंसर जल महोत्सव हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये जो आयोजन किया गया था, कहाँ पे किया गया था? स्पेन के मैड्रिड में किया गया था। और कौन सा संस्करण था? तो ध्यान रखिएगा ये 26वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था आपका? 26वां संस्करण था। और इस बार जो एमपी के इसमें जल महोत्सव ने ये अवार्ड जीता हुआ है, ठीक है। और ये भी आपको ध्यान रखना है, इसके अंतर्गत स्पेन में जो आपका आता है, ठीक है, कौन सा आएगा आपका ये जल महोत्सव? जो आपका एक टापू भी है एमपी में, जो कहाँ पे आता है? हनवंतिया टापू, है ना। हनुमंती टापू कहाँ पे आता है आपका? ये आता है आपका खंडवा में आता है। ये भी आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है। ये जो आपका आयोजन किया गया था, तो ये किसके द्वारा किया गया था? फितूर एक संस्था है ना। कौन संस्था आपका? फितूर। फितूर संस्था द्वारा यह आयोजित किया गया था। ये भी आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है। रश्मि सोनी, गुड इवनिंग, स्वागत है सभी का, ठीक है। क्लास को सभी लोग शेयर कर दें जल्दी से, फटाफट क्लास को सभी लोग शेयर कर दीजिए जल्दी से, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। ये डिटेल पूरा लिखा हुआ है इसमें आपका, है ना। इसमें 60 दिन के पूरा ये महोत्सव था। और इसमें क्या है? 2,40,000 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया हुआ था इसमें। और इसको क्या गया है? एमपी को यहाँ पे जल महोत्सव को यहाँ पे सम्मानित किया गया इसमें, ठीक है। किसने यहाँ पे संचालित किया था? फितूर द्वारा किया गया था इसमें। ये भी आपको ध्यान रखना है। 26वां संस्करण था, पूरा डिटेल भी दिया हुआ है। पीडीएफ आपको मैं डेली दे देता हूँ, अगर आप देखते होंगे पीडीएफ में, डेली आपको पीडीएफ सेंड कर देता हूँ इसका, ठीक है। चलिए बढ़े आगे। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। नरेंद्र यादव, गुड इवनिंग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। एमपी का राजकीय पुष्प कौन सा है? मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? सफेद लिली, पलाश, गेंदा या ब्रह्म कमल? तो मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? सोहेल अहिरवार, गुड इवनिंग। तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है कौन सा है? सबको पता है, सफेद लिली। सफेद लिली मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका ए हो जाएगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मोहन, सुशील, सभी का स्वागत है क्लास में, ठीक है। संख्या आज कम दिख रही है क्लास में, क्या दिक्कत है? व्हाट्सएप ग्रुप में सभी लोग मैसेज कर दो एक बार जल्दी से, संख्या पे अच्छी होनी चाहिए क्लास में। स्टेटस सभी लोग लगा लीजिए जल्दी से, क्योंकि बेहतरीन क्लास होने वाली है यहाँ की, डेली की तरह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एमपी के, ये अगला फिर से क्वेश्चन आ गया, ये फिर से क्वेश्चन करंट अफेयर का क्वेश्चन है इसमें आपका। एमपी के किस जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध शनि मंदिर को बड़े धार्मिक और पर्यटन के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा? अभी हाल ही में घोषणा किया गया है, ठीक है। तो ये आपको अभी सुने भी होंगे आप लोग इनके बारे में, ठीक है। मालवी जी, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। हाँ, वेरी गुड मोहन। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमारे केंद्रीय जो कृषि मंत्री हैं, है ना, कौन? केंद्रीय कृषि मंत्री जो हैं, जिनका नाम क्या है? तोमर जी, है ना, नरेंद्र सिंह तोमर। पूरा नाम क्या है? नरेंद्र सिंह तोमर जी। इन्होंने ही घोषणा किया है यहाँ पे, ठीक है। ये जो मंदिर आता है कहाँ पे आता है? पहली बात आपको ध्यान रखना है, ये मुरैना में मंदिर आता है। कहाँ पे मंदिर आएगा आपका? मुरैना में मंदिर आएगा। तो यहाँ पे उन्होंने इसको शनि देव के मंदिर को विकसित करने के लिए ये घोषणा की है कि यहाँ पे बड़ा पर्यटन स्थल बनाया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें क्या किया जाएगा? 6 वर्ग किलोमीटर जो है आपका परिक्रमा स्थल बनाया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे शनि कुंड भी बनाया जाएगा, है ना, शनि कुंड भी यहाँ पे बनाया जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है इसमें। तो हर एक व्हाट्सएप में शेयर कर दिए हैं सोहेल, थैंक यू सो मच सोहेल, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो ये जो है आपका ध्यान रखिएगा, कहाँ पे आता है शनिदेव मंदिर? ये आता है आपका मुरैना में। और इसको विकसित किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे अभी सुविधाओं का अभाव है, यहाँ पे पहुंच नहीं हो पाती लोगों को, क्योंकि यहाँ पे रोड भी अच्छी नहीं है, सुविधाएं नहीं है। इसलिए यहाँ पे नरेंद्र सिंह तोमर जी ने क्या किया, यहाँ पे घोषणा की कि इसको बड़े आकार में विकसित किया जाएगा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। गुड इवनिंग निकिता, स्वागत है आपका। बढ़े आगे, चलिए। ये पूरा डिटेल लिखा हुआ है इसमें। कृषि कल्याण मंत्री, है ना, ने क्या किया है? मुरैना के जो है इसमें उन्होंने क्या किया है कि ये आपको ध्यान रखना है कि मुरैना में भी कहाँ पे आता है, ये आप ध्यान रखिएगा, एती गांव की सुरम्य पहाड़ी पे, ये डिटेल ध्यान रखिएगा। एती गांव के सुरम पहाड़ी पे स्थित है ये विश्व प्रसिद्ध शनि देव मंदिर यहाँ पे है। और यहाँ पे क्या किया जाएगा? मैंने अभी बताया
कि शनि कुंड और शनि सरोवर इन दोनों का भी निर्माण यहाँ पे किया जाएगा। साथ ही में 6 किलोमीटर की परिक्रमा यहाँ पे मार्ग बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये किसने घोषणा की है? नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। ठीक है, बढ़े आगे। क्लास को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कर दें, सब लोग मिलके क्लास को सभी लोग शेयर कर दें। संख्या अच्छी होनी चाहिए अगर आपको क्लास पसंद आ रही है इसमें तो। ठीक है, बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मध्य प्रदेश के किस पर्वतारोही ने, एमपी के किस पर्वतारोही ने 26 जनवरी को एवरेस्ट बेस कैंप पर तिरंगा लहराया था? है ना, तो हाँ, अभी 2 क्वेश्चन केवल हुए हैं निकिता, ज्यादा क्वेश्चन नहीं हुए हैं, लेकिन आप लोग कोशिश करा करें कि टाइम से आ जाया करें क्लास में, है ना। एमपी के किस पर्वतारोही ने 26 जनवरी को एवरेस्ट बेस कैंप पर तिरंगा लहराया था? ज्योति रात्रे ने, तनिष गुर्जर ने, सोनाली गुप्ता ने, गुप्ता लिखा हुआ है, या रवीना सोनी ने? तो किसने यहाँ पे तिरंगा झंडा लहराया था आपका एवरेस्ट बेस कैंप पे? जल्दी से बता दें करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। गुड इवनिंग अजय। तो यहाँ पे ध्यान रखना, करेक्ट आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ज्योति रात्रे। ज्योति रात्रे जो है इसमें, इन्होंने क्या किया था? माउंट एवरेस्ट पे तिरंगा झंडा लहराया था। कितने वर्ष की आयु है ये? 53 वर्ष की आयु में, 53 वर्ष की आयु में जो है उन्होंने ये झंडा लहराया कहाँ पे? एवरेस्ट बेस कैंप में। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है इनकी। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। लेकिन ये केवल यही बस नहीं है, इनके साथ और थे, तो इनका डिटेल देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो भोपाल की है, कहाँ की है? भोपाल की पर्वतारोही ज्योति रात्रे, और इनके साथ जो थे तनीष गुर्जर ने कब? 26 जनवरी, हाल ही में, अभी की बात की जा रही, 26 जनवरी में उन्होंने एवरेस्ट बेस कैंप पे तिरंगा झंडा फहराया था। और इसकी ऊंचाई खैर पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कितनी है? 17,598 फीट की ऊंचाई पे स्थित ये एवरेस्ट बेस पे इन्होंने झंडा लहराया था। इनकी उम्र कितनी है? 53 वर्ष। उम्र भी नहीं पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा कितने वर्ष की हैं? 53 वर्ष की थी इसमें। ठीक है, कौन सा इसमें है आपका? इसमें एवरेस्ट बेस कैंप है, और यहाँ पे दिन कौन सा था आपका? 26 जनवरी को था ये। ठीक है, ये पूरे पॉइंट आपको ध्यान रखना है इस पे। ठीक है, वेरी गुड, बहुत शानदार। बढ़े आगे। ये है आपके, आपको दिख रहे होंगे इसमें, ये लिखा भी है इसमें, और ये है आपके इसमें लिखा हुआ है इसका। ठीक है, ज्योति रात्रे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये फिर से एमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। और ये ध्यान रखिएगा, मैं करंट अफेयर क्वेश्चन करा रहा हूं, लेकिन इतने सेलेक्टेड करा रहा हूं जिसके आने की बहुत सारी संभावना रहती है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं केवल उन्हीं को रख रहा हूं मैं, सारे करंट अफेयर को नहीं रख रहा हूं मैं। तो आपको यहाँ पे अच्छे से तैयारी होती रहेगी यहाँ पे। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मुझे आज रिस्पॉन्स आप लोगों का कम दिख रहा है, आज स्टेटस आप लोग बहुत कम किए हुए हैं। तो आप लोग भी हमें भी थोड़ा सा मोटिवेट करें, आप लोग सब लोग शेयर कर दें क्लास को। स्टेटस में सभी लोग लगा ही सकते हैं, है ना। 30 लोग हैं, 40 लोग हैं, तो आप लोग संख्या बढ़ा के 70 कर सकते हैं अगर स्टेटस आप लोग लगा लेंगे तो। ठीक है, तो सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को फटाफट जल्दी से। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे है टॉय ट्रेन चलाने वाला देश का पहला नेशनल पार्क कौन सा बन गया है? टॉय ट्रेन चलाने वाला देश का पहला नेशनल पार्क कौन सा बना है? संजय राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, या सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान? तो कौन सा बना है? फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये जो बना है, ध्यान रखिएगा, टॉय ट्रेन चलाने वाला देश का पहला नेशनल पार्क जो बना है, ये वन विहार बना है। वन विहार जो बना है, गुड इवनिंग गायत्री। तो यहाँ की बात करें, वन विहार कहाँ पे आता है? तो वन विहार जो आता है सबको पता है, भोपाल में आता है। कब इसकी स्थापना हुई है? 1979 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, आईएसओ प्रमाणित ये राष्ट्रीय उद्यान है, पहला देश का राष्ट्रीय उद्यान है जो आईएसओ प्रमाणित है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे सर्प उद्यान भी है। यहाँ पे क्या है आपका? सर्प उद्यान भी है, ये आपको सबको पता है। चिड़ियाघर, आधुनिक चिड़ियाघर के रूप में इसको विकसित किया गया है। ठीक है, ये भी आपको पता है यहाँ पे। ठीक है, और यहीं पे क्या है, इसी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत क्या आता है? बड़ा तालाब आता है। यहीं पे क्या आता है आपका? बड़ा तालाब पर्यटन स्थल भी आता है। ठीक है, अब यहाँ पे टॉय ट्रेन की बात की जा रही है। अच्छा अमित, क्लास स्टार्ट होने पहले लगा देते हैं, थैंक यू सो मच। अब यहाँ पे टॉय ट्रेन की बात की जा रही है, तो यहाँ पे एक ऐसी गाड़ी है जो कितनी सीटर होती है? 12 सीटर होती है। कितनी सीटर है? 12 सीटर है। और यहाँ पे घुमाने के लिए धीरे धीरे चलेगी। पूरे दिन भर का अगर आप बुक करना है तो आपको केवल 600 रुपए में, अब इससे सस्ता क्या लोगे आप? पूरे 600 रुपए में 12 सीटर आपको मिल जाएगा। और ये पूरा आपको 45 से 50 मिनट तक ज्यादा आपको घुमाएंगे। अगर एक सीट आपको बुक करनी है तो एक सीट की कीमत जो रहेगी इसमें केवल 45 से 50 रुपए रहेगी। बुक करने मतलब खरीदना नहीं है, एक दिन उस दिन के लिए बस आपको घुमाएंगे ये 45 से 50 रुपए में। ठीक है, हाँ संदीप गुड इवनिंग, हाँ बिल्कुल सही है, झीलों का शहर इसको कहा जाता है, बहुत अच्छी बात है। ये आपको ध्यान रखिए, 12 सीटर होती है,
पूरा अगर बुक करना है तो 600 रुपया लगेगा, एक सीट बुक करना है कितना लगेगा, 45 रुपया लगेगा, 45 से 50 रुपया लगेगा, ठीक है, जो भी आपका ऑप्शन में रहे। और ये जो किए हैं किसने शुरू किए हैं, तो जिसका शुभारंभ अपर मुख्य वन संरक्षक असीम श्रीवास्तव की मौजूदगी में किया गया है। और ये देखिए इस तरीके से आपका ये टॉय ट्रेन रहेगा, ये इस तरीके से रहेगा, आप लोग देख पा रहे हैं इसमें, ठीक है। तो सस्ता है और इफेक्टिव है, आप लोग इसमें आराम से अब घूम सकते हैं इसमें। बच्चों के साथ, बच्चों के लिए भी अच्छा हो जाएगा, ये ज्यादा चलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर वन विहार कोई गए होंगे, जैसे मैं गया हूँ, आप लोग भी गए होंगे, वहां पे अगर आपके पास बाइक नहीं है, दूसरे शहर से आप आ रहे हो तो बहुत पैदल चलना पड़ता था, ठीक है। तो अब ये सुविधा हो जाएगी तो आपको चलना नहीं पड़ेगा और पूरा घूम भी लोगे आप, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बढ़े आगे। यहाँ पे क्लास को सभी लोग शेयर कर दें ज्यादा से ज्यादा, जिससे संख्या और अच्छी बने यहाँ पे क्लास की। ये फिर से करंट अफेयर का क्वेश्चन बना आपका, एमपी करंट अफेयर का, ये सब नोट डाउन करते चलिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा आप लोग, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सब लोग इसको नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जनवरी माह में सेना की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब की स्थापना कहाँ पे की गई है, ये पूछ रहा है। जनवरी माह में सेना की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब की स्थापना कहाँ पे की गई है, इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका, सही आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएं जल्दी से, ठीक है। तो ये जो इसका करेक्ट आंसर होगा, अच्छा आप नहीं गए हैं, घुमा दीजिए हम लोगों को भी प्लीज कहीं और टूर में। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऑनलाइन चलेंगे अपन कहीं पे, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका, आप लोग सिलेक्शन ले लो, पटवारी के एग्जाम हो जाए और भी एग्जाम हो जाए, फिर अपन प्लान करते हैं कहीं चलने का साथ में, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये कहाँ पे किया जा रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा, ज्यादातर जो यहाँ पे आर्मी से रिलेटेड होता है, महू होता है, ग्वालियर होता है, लेकिन यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब जो स्थापित किया जा रहा है, कहाँ पे किया जा रहा है, पचमढ़ी में किया जा रहा है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ये पचमढ़ी सबको पता है क्या है, ग्रीष्मकालीन राजधानी भी है, क्या है, ग्रीष्मकालीन राजधानी भी है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पचमढ़ी में क्या है आपका, यहाँ पे वर्षा जो सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है, पचमढ़ी में ही होती है। पर्यटकों का जो स्वर्ग कहा जाता है, किसे कहा जाते हैं, पर्यटकों का स्वर्ग जो कहते हैं, ये भी कहते हैं इसको, पचमढ़ी को कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे जलप्रपात पाए जाते हैं पचमढ़ी में, ठीक है, जैसे आपका अप्सरा जलप्रपात, कौन सा है, अप्सरा जलप्रपात है, रजत जलप्रपात है यहीं पे, ठीक है, डचेस हॉल है यहाँ पे, है ना। ये जो जलप्रपात है ये भी कहाँ पे है आपका, इसमें पचमढ़ी में ही पाया जाता है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन से संबंधित पूरे, ठीक है। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। हाँ, होशंगाबाद में ही पचमढ़ी आता है संदीप। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। आज संख्या कम क्यों दिख रही है हमें क्लास में, कुछ दिक्कत है क्या, संडे है तो संख्या और अधिक होनी चाहिए आज तो, और आप लोग थोड़ा शेयर भी करो क्लास को, संडे है संख्या अच्छी होनी चाहिए क्लास में आज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर सूची में कौन शामिल नहीं है, तो जल्दी से बताएं इसमें। हाँ बिल्कुल सही है, पॉइंट भी है। तो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में कौन सम्मिलित नहीं है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो सम्मिलित नहीं आता है इसमें कौन सा नहीं आएगा आपका, आजमगढ़ या आदमगढ़ की पहाड़ी, ये होशंगाबाद में आता है और ये यूनेस्को में शामिल नहीं है। बाकी सभी इसमें शामिल है। खजुराहो जो आता है आपका छतरपुर में आता है, ठीक है। सात्विक स्तूप कहाँ पे आता है आपका, रायसेन में आता है, ठीक है, कहाँ पे आ गया, रायसेन में। और भीमबेटका कहाँ पे आता है, ये भी आपका रायसेन में, अब्दुल्लागंज रायसेन में आता है, ठीक है। तो 1986, 1989 और 2003। 1986 में कौन बना यूनेस्को में शामिल हुआ है, खजुराहो। 1989 में कौन स्थापित हुआ है, सांची स्तूप यूनेस्को में शामिल हुआ है। और 2003 में जो शामिल हुआ है, ये कौन शामिल हुआ है, भीमबेटका शामिल हुआ है। तो 3 ही ऐसे स्थल हैं अभी एमपी के जो यूनेस्को में शामिल हुए हैं, बाकी और कोई नहीं है। आदमगढ़ के पहाड़ी जो होशंगाबाद में आता है, ये भी शामिल नहीं हो पाया है, हो सकता है आगे हो जाए, ठीक है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा इसमें, ठीक है। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व क्या है, बताएं। एमपी में 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना है, बताएं। 100, 174, 149 से 236 कितना है, फटाफट बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पे जनसंख्या घनत्व क्या है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 2011 के जनगणना के अनुसार, शालिनी गुड इवनिंग, कितने हैं जनसंख्या घनत्व, हो जाएगा 236 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, प्रति वर्ग किलोमीटर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या होगा इसमें आपका
सही आंसर आएगा। ये डाटा है, आपको याद रखने पड़ेंगे पूरे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है मुक्तागिरी तीर्थ स्थल कहाँ पे आता है बताएं। मुक्तागिरी तीर्थ स्थल कहाँ पे आता है बताएं। दतिया में, बैतूल में, सोनकच्छ में, उदयगिरी में। तो मुक्तागिरी तीर्थ स्थल कहाँ पे आता है, फटाफट बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग आंसर करें जल्दी से। मुक्तागिरी तीर्थ स्थल कहाँ पे आएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मुक्तागिरी जो तीर्थ स्थल कहाँ पे आता है, सभी लोग कमेंट करें जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें। राधे राधे गोल्डन गोल्स जी, स्वागत है आपका। ठीक है, अच्छा रचना है आपका नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मुक्तागिरी तीर्थ स्थल कहाँ पे आता है, बैतूल में आता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, वेरी गुड। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बैतूल ही इसका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे केवल मुक्तागिरी जो है जैन तीर्थ स्थल है, कहाँ पे आएगा आपका, बैतूल में। ठीक है, और बैतूल में केवल यही बस नहीं आता है, बैतूल में और चीजें जो इंपॉर्टेंट है, सारणी सारणी ताप विद्युत केंद्र जो आता है, ये कहाँ पे आएगा आपका, बैतूल में ही आता है। ग्रेफाइट जो पाया जाता है कहाँ पाया जाता है, बैतूल में ही पाया जाता है। ठीक है, ये सबको बताइए इसमें आपका। ठीक है, और क्या क्या इंपॉर्टेंट है बैतूल में, तो ये सारी चीजें आपको इसमें ध्यान रखना है बैतूल के बारे में, है ना। जैन तीर्थ स्थल की बात करेंगे, जैन तीर्थ स्थल के नाम भी आप ध्यान रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं हमेशा एग्जाम में। जैन तीर्थ स्थल मेन कौन कौन से हैं, तो आपको ध्यान रखिएगा। एक है आपका मुक्तागिरी, मैंने बता दिया है ना, पहला कौन सा आएगा, मुक्तागिरी। मुक्तागिरी कहाँ पे आता है आपका, बैतूल में आता है। ठीक है, दूसरा कौन सा है आपका इसमें, सोनगिरी। दूसरा कौन सा है, सोनगिरी। तो सोनगिरी जो आता है ये कहाँ पे आएगा, दतिया में आएगा। ठीक है, फिर तीसरा कौन सा है इसमें आपका, गुम्मटगिरी। तीसरा कौन सा है आपका, गुम्मटगिरी आएगा। गुम्मटगिरी कहाँ पे आता है आपका, ये गुम्मटगिरी आता है, इंदौर में आ जाता है आपका। ठीक है, फिर कौन सा आता है इसमें आपका, कुंडलगिरी। अगला कौन सा है, कुंडलगिरी। कुंडलगिरी कहाँ पे आएगा आपका, दमोह में आएगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखना है पूरे, जो जैन तीर्थ स्थल 4 प्रमुख है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, क्लियर है यहां तक सबको, सबको क्लियर है। ठीक है, चलिए बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े इसमें। हाँ, गुम्मटगिरी आपका इंदौर में आता है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। ठीक है, अच्छा आपकी रिंकू राजपूत के भाई की ससुराल है, चलो ये एग्जाम में नहीं आएगा, ये आपके पर्सनल जीके के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको आपके लिए जानना जरूरी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब एड्रेस मत बता देना, नहीं आपके बैतूल वाले सब वहीं पहुंच जाएंगे फिर मेहमानी करने के लिए। ठीक है, अच्छा आपके घर के पास ही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है बताएं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, तो बताएं जल्दी से, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है। सांप हुआ, रेंगने वाले प्राणियों के लिए, कृष्ण मृगों के लिए, पक्षियों के लिए, या शेरों के लिए, बताएं जल्दी से। सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका, फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ये। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो फेमस है किसके लिए है, काले हिरण के लिए फेमस है। ठीक है, बिल्कुल सही है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, कृष्ण मृग के लिए जाना जाता है आपका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जहां प्राकृतिक रूप से चलने की आजादी है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्राकृतिक रूप से चलने की आजादी कहाँ पे है, ये हो जाएगा सतपुड़ा में। पक्षियों के लिए सबसे अच्छा जो राष्ट्रीय उद्यान है, पक्षियों के लिए जो सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय उद्यान एमपी में है, कौन सा आपका, ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान ही हो जाएगा आपका। ठीक है, ये कहाँ पे आता है, तो ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो आता है होशंगाबाद में आता है। कहाँ पे आता है, होशंगाबाद में आता है। और यहीं पे इसी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत एक अभ्यारण्य भी आता है जिसका नाम क्या है, बोरी अभ्यारण्य, है ना। तो सतपुड़ा के अंतर्गत ही कौन सा अभ्यारण्य आएगा आपका, बोरी अभ्यारण्य आ जाता है। इसकी स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना हुई है, ध्यान रखिएगा 1983 में इसकी क्या हुई है, स्थापना हुई है। प्रोजेक्ट टाइगर में इसको शामिल किया गया है, तो प्रोजेक्ट टाइगर में भी ये सम्मिलित है, ये भी आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारे पॉइंट इसमें आपको अच्छे से ध्यान रखना है, पूरे पॉइंट। ठीक है, हाँ नोट्स बनाने के लिए इसको डेली आप टेंशन मत लो, पीडीएफ में डेली आपको दे देता हूं ग्रुप में, लेकिन जो ये आपका डिटेल है, डिटेल आपको यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि डिटेल आपको पीडीएफ में नहीं मिल पाता है ना। तो ये आपको ये डिटेल आपको लिखना पड़ेगा, बाकी क्वेश्चन के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, और डिटेल ही सबसे ज्यादा जरूरी है, क्वेश्चन तो मैं करा ही रहा हूँ, है ना। अच्छा, एडमिट कार्ड आबकारी वाला एग्जाम का आ चुका है, तो आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना।
आबकारी वाला आपका एडमिट कार्ड आ चुका है, आप लोग सब लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, जो लोग आबकारी का फॉर्म डाले हुए हैं। और अभी भी टाइम है, एमपीजी के बहुत आएगा आबकारी में, आबकारी में एमपीजी के बहुत आएगा, और अच्छे से पढ़िएगा आप लोग इसको, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका? सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत भवन, यहाँ पे जो आलसीपन दिखाता है वो मान के चलो वो पढ़ाई कर ही नहीं रहा है। अगर आपको नॉलेज जिस चीज की नहीं है वो नोट डाउन नहीं कर रहे हो तो फिर आपका कोई मतलब नहीं रहेगा क्लास में, क्योंकि आप मान के चलो याद भी हो जाएगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन वो हमेशा तो याद नहीं रहेगा, है ना, क्योंकि हम लोग क्या है, इंसान है, इंसान में भूलने की बीमारी होती है इसमें। तो ज्यादा दिन आपको एक हफ्ते याद रहेगा, एक महीने याद रहेगा, फिर तो एग्जाम है, तो भूल जाओगे तो क्या करोगे, तो उसको लिख लो पूरा अच्छे से, है ना, जो भी एक्स्ट्रा चीजें बताता हूँ। भारत भवन भोपाल की स्थापना कब हुई बताएं? हाँ, भारत भवन भोपाल की स्थापना कब हुई है? 1989 में, 1982 में, 1992 में, इनमें से कोई नहीं। तो भारत भवन की स्थापना कब हुई है बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ये? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा भारत भवन की जो स्थापना हुई, ये भी डेट इंपॉर्टेंट है। भारत भवन की जो स्थापना हुई है 1982 में हुई है, तो करेक्ट आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, भोपाल में आता है। और ये एक पत्रिका का भी प्रकाशन करता है, कल हम लोग पढ़े हुए थे, पूर्वाग्रह नामक मासिक पत्रिका का जो प्रकाशन करता है, कौन करता है? ये भारत भवन ही कहता है, ठीक है। नाट्य कला वगैरह जो यहाँ पे होते हैं वो भी ज्यादातर कहाँ पे होते हैं? ये यहाँ पे भारत भवन में ही होते हैं। तो करेक्ट आंसर, सही आंसर क्या होगा? सही आंसर आपका बी हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। वेरी गुड, बहुत शानदार, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका बी होगा इसमें। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए इस पे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है बताएं? राजकीय पशु कौन सा है बताएं जल्दी से। एमपी का गौर है, काला हिरण है, चिंकारा है, या बारहसिंगा है? बताएं जल्दी से, एमपी का राजकीय पशु कौन सा है? ध्यान रखिएगा, एमपी का राजकीय यहाँ पे पशु कौन सा है आपका? बारहसिंगा है। और बारहसिंगा एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, उसका नाम क्या है? कान्हा किसली। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? कान्हा किसली। कौन से प्रकार का बारहसिंगा पाया जाता है? तो ब्रीडरी प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ पे? कान्हा किसली में पाया जाता है ये, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि राजकीय जो पुष्प है, ठीक है, राजकीय पुष्प, राजकीय पशु, ठीक है, और राजकीय पक्षी, ये तीनों जो घोषित किए गए हैं, तीनों के डेट आपको ध्यान रखना है। 1 नवंबर 1981 को, 1 नवंबर 1981 को ये तीनों यहाँ पे घोषित किए गए हैं। तो ये भी आपको डेट इसमें अच्छे से ध्यान रखना है, पूरे पॉइंट, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? राजकीय पुष्प कौन है? सफेद लिली। राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंगा। और राजकीय पक्षी कौन सा है? बरगद, ठीक है। ये सब आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है, पूरे पॉइंट। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए इसमें। हाँ, गुड। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है बताएं? एमपी का सबसे पूर्वी जिला कौन सा आएगा? फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? एमपी का सबसे पूर्वी जिला कौन सा आएगा? फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? एमपी का सबसे पूर्वी जिला कौन सा आएगा? सभी लोग बताएं जल्दी से। तो ध्यान रखिएगा, एमपी का सबसे पूर्वी जिला जो आता है कौन सा आएगा? तो सबसे पूर्व में यहाँ पे आ जाता है आपका सिंगरौली। कौन सा आएगा आपका? यहाँ पे सिंगरौली आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पश्चिमी जिला कौन सा आएगा? तो पश्चिमी जिला इसमें आ जाता है अलीराजपुर आता है। पश्चिमी जिला कौन सा है? अलीराजपुर। उत्तरी जिला कौन सा आएगा? मुरैना। उत्तरी जिला कौन सा आएगा आपका? मुरैना। और नीचे जो आता है दक्षिण जिला, यहाँ पे कौन सा आएगा? बुरहानपुर आ जाएगा, ठीक है। ये सारे पॉइंट आपको सब सिंपल है, आप लोगों को अच्छे से पता होगा, ठीक है। क्लियर है सभी को यहाँ पे? गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, कोई बात नहीं। तो सबसे पूर्वी जिला कौन सा आ रहा है? सबसे पूर्वी जिला यहाँ पे सिंगरौली आ रहा है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। चले बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एमपी के, ये एमपी करंट अफेयर क्वेश्चन फिर से आ गया आपका, है ना, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला भी है। मध्य प्रदेश के किस शहर में झंडा ऊंचा रहे हमारा अभियान की शुरुआत की गई है? एमपी के किस शहर में झंडा ऊंचा रहे अभियान की शुरुआत की गई है? ग्वालियर में, भोपाल में, जबलपुर में, इंदौर में? कहां पे किया गया है? जल्दी से बता दें, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो झंडा ऊंचा रहे हमारा के जो आपका ये अभियान की जो शुरुआत हुई है, कहां पे हुई? ध्यान रखिएगा, ये इंदौर में हुआ है। और इसके अंतर्गत क्या है? कौन से उत्सव के तहत? तो अमृत महोत्सव के तहत। आपको सबको पता है यहाँ पे 26 जनवरी के तहत क्या किया था? अमृत महोत्सव चलाया गया था।
केंद्र सरकार द्वारा और उसको पालन किया गया था सभी राज्य सरकार के द्वारा। तो अमृत महोत्सव के तहत ही झंडा ऊंचा रहे हमारा अभियान चलाया गया एमपी में, और एमपी में कहाँ चलाया गया आपका, इंदौर में। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या किया गया था, यहाँ पे इंदौर में रीजनल एक चौराहा है, अगर आपने देखा होगा, रीजनल बोल रहा हूं मैं, रीगल चौराहा। कौन सा है आपका, रीगल चौराहा है ना। 5 साल में भी इंदौर में रहा हूं, अब काफी दिन गैप हो गया तो भूलने लगे हूं मैं वहां के स्थानों को। हाँ, तो रीगल चौराहा जो है ना, तो वहां पे इंडिया गेट की प्रतिकृति बनाई गई है। किसकी, इंडिया गेट की, वहां पे सेम कॉपी बनाई गई उसी तरह की, और उसके अमृत महोत्सव ही वहां पे झंडा ऊंचा रहे हमारा अभियान वहां पे किया गया था। ठीक है, एक आभासी रूप में। तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इसका डिटेल अगर हम लोग देखें तो ये देखिए, ये इस तरीके से था, जो इंडिया गेट की तरह ये बनाया गया था, प्रतिकृति बनाई गई थी रीगल चौराहा में। और यहाँ पे आपका कब किया गया था, ये 26 जनवरी को जो किया गया था सुबह 10 बजे रीगल चौराहा पे, यहाँ पे पुलिस आयुक्त कार्यालय परिषद में ये पे हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे आयोजन के अतिथि कौन थे, तो सांसद शंकर लालवानी थे, पुलिस आयुक्त हरिनारायण चारी मिश्रा थे, कलेक्टर मनोज सिंह थे। ये कुछ नहीं पूछा जाएगा, है ना। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि झंडा ऊंचा रहे अभियान की शुरुआत कहाँ पे हुआ था, इंदौर में, रीगल चौराहा में। क्या हुआ था, अमृत महोत्सव के तहत यहाँ पे किसका, इंडिया गेट की प्रतिकृति बनाई गई थी। इतना ही आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अजय प्रजापति आप वहीं पे थे, क्या बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है फिर तो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा स्पीड पे तो नहीं बढ़ रहा हूं मैं। हाँ, रीजनल पार्क है इंदौर में, है ना, वो तो लवर्स पॉइंट माना जाता है इसको। ठीक है, तो बहुत ज्यादा स्पीड में तो नहीं बढ़ रहा हूं मैं, इतनी स्पीड ठीक है कि स्लो करूं मैं थोड़ा सा, बताओ जल्दी से क्या करें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के प्रथम पर्यटन नगर का निर्माण प्रदेश में कहां किया गया है। भारत का पहला पर्यटन नगर कौन है, सभी लोग बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका। तो ध्यान रखिएगा, भारत का पहला जो पर्यटन नगर आता है कौन सा आता है आपका, शिवपुरी को ही क्या कहते हैं, भारत का पहला पर्यटन नगर कहते हैं। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, डी ऑप्शन हो जाएगा। माधवराव सिंधिया की जन्मस्थली यहाँ पे है ना, माधवराव सिंधिया जो है, इसमें कर्मस्थली भी बोल सकते हैं इनका। यहीं पे क्या है, 1958 में स्थापित क्या है, माधव राष्ट्रीय उद्यान। क्या है, माधव राष्ट्रीय उद्यान यहीं पे आता है। ठीक है, इसी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, माधव राष्ट्रीय उद्यान में सांख्य सागर झील, कौन सा है आपका, सांख्य सागर झील है। ठीक है, और यहाँ पे माधव सागर झील भी यहीं पे आता है। ठीक है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है जॉर्ज कैसल भवन, जॉर्ज कैसल भवन जो है ये भी कहाँ पे आता है, ये आपका शिवपुरी में ही आता है, जॉर्ज कैसल भवन। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, तात्या टोपे को जो फांसी मिली थी कहाँ पे हुआ था, तात्या टोपे जो फांसी मिली थी ये भी कहाँ मिली थी आपका, यहीं पे मिली थी, शिवपुरी में मिली थी, मान सिंह ने धोखा दे दिया था तो। ठीक है, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सड़क पुल जो आता है इसमें मणिखेड़ा बांध, तो मणिखेड़ा बांध पे ही जो है आपका इसमें सबसे बड़ा सड़क पुल है। तो मणिखेड़ा बांध भी कहाँ पे आता है, ये शिवपुरी में आता है, सिंध नदी के तट पे आता है। किस नदी के तट पे आपका, ये सिंध नदी के तट पे आता है। ये सारे पॉइंट इसमें आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं, सारे पॉइंट। ठीक है, किसके बारे में, शिवपुरी के बारे में। ठीक है, शिवपुरी से ही एक पठार से नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, कल हम लोग पढ़े थे, कुवारी नदी। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, कुवारी नदी निकलती है, जो सिंध नदी में जाके आगे मिल जाती है। तवा पुल होशंगाबाद में आता है विनय, वो दूसरा अब सबसे बड़ा सड़क पुल हो चुका है, लेकिन पहला जो है आपका ये लगभग 2 किलोमीटर का बना है पुल, सड़क पुल, वो है मणिखेड़ा बांध पे जो सिंध नदी पे आता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये अपडेट हो जाइएगा उसको। क्लियर है यहाँ तक सबको, कोई दिक्कत यहाँ पे, बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जंतर मंतर उज्जैन का निर्माता कौन है। जंतर मंतर उज्जैन के निर्माता कौन है, जीवाजीराव सिंधिया, पतंजलि, सवाई जयसिंह या मध्य प्रदेश शासन। तो जंतर मंतर, हाँ बिल्कुल सही है, अमोला पुल बिल्कुल सही है, अमोदा भी उसके कहते हैं। तो जंतर मंतर उज्जैन का निर्माता कौन है, फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, जंतर मंतर उज्जैन के निर्माता कौन है। तो ध्यान रखिएगा, जंतर मंतर उज्जैन का जो निर्माता है ये कौन है, सवाई जयसिंह। कौन है, सवाई जयसिंह है। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन, है ना। भूल भुलैया भी कहते हैं इसको, है ना, पता है ना, भूल भुलैया मतलब गए और कहाँ चले गए पता नहीं चलता, तो ये उसी तरह का रहता है। इसकी सवाई जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अधिक प्रैक्टिकल करना है तो एक मूवी आई थी सलमान खान की, अगर आपको याद होगा, प्रेम रतन धन पायो, है ना। तो उसमें जो है एक भूल भुलैया महल के बारे में दिखाया गया है।
लास्ट वाला एक्शन सीन देखिएगा, तो है ना, तो उसी तरीके कुछ जो है आपका जंतर मंतर भी कहाँ पे बनाया गया था, ये आपका उज्जैन में, राजस्थान में भी है ये, ठीक है। तो राजस्थान में भी है और उज्जैन में भी है, दोनों का निर्माण किसने कराया था, सवाई जयसिंह ने करवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा उज्जैन में सबको पता है बहुत सारे पर्यटन स्थल है असीमित, है ना। महाकालेश्वर मंदिर यहाँ पे है, किस नदी के तट पे है, क्षिप्रा नदी के तट पे है, ठीक है। महाकुंभ यहीं पे लगता है, अब ये सब आपको रट गया होगा, ठीक है। महाकाल लोक नया है, तो महाकाल लोक जो है आपका कहाँ पे आता है, ये आपका यहीं पे आ जाता है, ठीक है। सॉरी, महाकाल लोक ये कहाँ पे आएगा आपका, उज्जैन में। संदीपनी आश्रम कहाँ पे है, तो संदीपनी आश्रम आपका उज्जैन में ही आ जाता है। कालियादेह महल, कालियादेह महल भी कहाँ पे आएगा आपका, ये उज्जैन में आ जाएगा, ठीक है। और ये जो है रामघाट, रामघाट कहाँ पे आता है, ये उज्जैन में ही आता है। ये सारे पॉइंट आपको पता है, हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। सर आप उज्जैन में आए तो बताना हमें, हम मिलने आएंगे आपसे। बिल्कुल रिंकू, जरूर आएंगे तो बताएंगे आपको, है ना। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है उज्जैन से संबंधित। और आगे बढ़ेंगे इसके बारे में हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, अगर आप लोग बोलो, है ना, हाँ वैश्य टेकरी, बहुत अच्छा बताया मंजू आपने। वैश्य टेकरी भी कहाँ पे आता है, हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं उसका। वैश्य टेकरी भी कहाँ पे आता है, उज्जैन में भी आता है। कायथा, कायथा नामक जो प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है, ये भी कहाँ पे आता है, उज्जैन में आता है। तो बहुत सारी जीके हैं, लेकिन मेन मेन चीजें अपन यहाँ पे करते चल रहे हैं। एमपी का सौर ऊर्जा से चलने वाला प्रथम टीवी किस जगह पे लगाया गया, एमपी का सौर ऊर्जा से चलने वाला प्रथम टीवी किस जगह पे लगाया गया, बताएं। गांधीपुर में, मंडलापुर में, कस्तूरबा इंदौर में, या रूपगढ़ी में, तो कहां पे लगाया गया, सभी लोग बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो इसका जो सही आंसर होगा, एमपी के सौर ऊर्जा से चलने वाला प्रथम टीवी जो लगाया गया था, ये कस्तूरबा इंदौर में लगाया गया था। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बायोगैस से चलने वाला पहला संयंत्र भी जो लगा था, ये कस्तूरबा में ही लगा था। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। इंदौर में तो बहुत सारे पर्यटन स्थल है, सबको पता है। राजवाड़ा महल कहाँ पे आता है, ठीक है, राजवाड़ा महल जो आता है ये कहाँ पे आता है, इंदौर में ही आता है। अहिल्या नगरी इसका उपनाम है, उपनाम क्या है इसका, अहिल्या नगरी है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे राला मंडल कौन सा है, राला मंडल यहाँ पे क्या है, सबसे छोटा अभ्यारण्य है ये, ठीक है। यहीं पे क्या है, रीजनल पार्क भी यहाँ पे आता है, जो फेमस है यहाँ का, ठीक है, जिसे अटल बिहारी पार्क भी अब कहने लगे हैं इसको, ठीक है। होलकर स्टेडियम यहीं पे आता है। होलकर के अलावा इसी का नाम अभय प्रसाद भी है, ठीक है, इसे कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे एक और स्टेडियम है ना, एक मुझे याद नहीं आ रहा है, होलकर के अलावा एक और कौन स्टेडियम इसमें आपका, ठीक है। तो ये चीजें यहीं पे आता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे और भी है, जो एग्जाम में पूछा गया है, मेघदूत गार्डन। तो मेघदूत गार्डन जो है आपका पुष्प का जो उद्यान है, ये पुष्प का जो गार्डन है सबसे बड़ा पूरे मध्य प्रदेश का, वो मेघदूत गार्डन है। ये कहाँ पे आता है, इंदौर में ही आता है आपका, ठीक है। आप ग्वालियर से हैं, गोल्डन गोल्स, क्या बात है, वेरी गुड। तो ये सारे पॉइंट इसमें आपको अच्छे से ध्यान रखना है। दूसरा यहाँ पे स्टेडियम कौन सा है, आप लोग कमेंट करें थोड़ा सा। एक होलकर स्टेडियम है, अभी मुझे दिमाग में अभी तुरंत आ नहीं रहा है इसमें, ठीक है। तो दो स्टेडियम जो है ये प्रमुख रूप से कहाँ पे है, इंदौर में आते हैं, ठीक है। हाँ, नेहरू स्टेडियम बिल्कुल सही है। तो नेहरू स्टेडियम जो आता है कहाँ पे आता है, ये आपका, ये भी आपका आता है इंदौर में ही, ठीक है। अच्छा, ग्वालियर से ही है, उषा राजे स्टेडियम उसी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। औद्योगिक विकास केंद्र, औद्योगिक विकास केंद्र मालनपुर कहाँ पे आता है, बताएं। औद्योगिक विकास केंद्र जो आता है आपका, ये कहाँ पे आता है, सही आंसर बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो औद्योगिक विकास केंद्र मालनपुर कहाँ पे आता है, तो ये आता है आपका भिंड में। मालनपुर कहाँ पे आएगा, भिंड में आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 11th नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर 11 का हो जाएगा इसमें आपका, हाँ। तो भिंड हो जाएगा, भिंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये, ठीक है। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए इसमें। हाँ बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर क्या, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, भिंड इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। भिंड की बात करें, भिंड का सबको पता है यहाँ पे, है ना। ये यहाँ पे क्या है, कुपोषण ज्यादा पाया जाता है। भिंड मुरैना में क्या है, कुपोषण के लिए ज्यादा ये फेमस है ये। और यहाँ पे चंबल के डाकू रहते हैं, है ना। यहाँ पे जो है आपका यूपी से सटा हुआ इलाका है। भिंड वाला जो इलाका है किससे है, यूपी से सटा हुआ इलाका है। यूपी राजस्थान दोनों से सटे हुए इलाके हैं ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है इसमें। अच्छा, इंदौर के इसिका आप भी हैं, इसको दूसरे सूखा बंदरगाह भी कहा जाता है। हाँ हाँ, सूखा बंदरगाह भी जो आता है ये भी इंदौर में ही आता है। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा बताएं, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है बताएं जरा से। पैराडाइज फ्लाई कैचर, मोर,
कौवा, या इनमें से कोई नहीं। अब बताएं जल्दी से, एमपी का राजकीय पक्षी कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताएं जल्दी से, एमपी का राजकीय पक्षी कौन सा आएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है कौन सा है? पैराडाइज फ्लाईकैचर। इसी को क्या कहते हैं? दूधराज। इसे क्या कहते हैं? दूधराज कहते हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा राजकीय। हाँ, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा इसमें आपका। वेरी गुड, है ना। बाकी तो सबको पता ही है इसमें आपका, है ना। पशु बारहसिंगा है इसमें आपका, पक्षी सफेद ले लिया है इसमें, वृक्ष बरगद है इसका, है ना, 1981 में सब स्थापित हुए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है इस पे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमपी का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा आता है? तो ध्यान रखिएगा, एमपी का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा आएगा? सोहागपुर आएगा। और सोहागपुर कहाँ पे आता है? सोहागपुर आता है उमरिया में। कहाँ पे आता है ये? उमरिया में आता है। वहीं सिंगरौली में है दूसरा सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है ये क्या है? दूसरा बड़ा सबसे कोयला क्षेत्र है। और लेकिन मोटी परत जो है सबसे अधिक, मोटी परत जो है सबसे अधिक किसकी है? ये सिंगरौली की है ना। मोटाई के आधार पे सबसे बड़ा राष्ट्रीय कोयला क्षेत्र कौन सा है? सिंगरौली है। लेकिन अगर क्षेत्रफल में देखा जाए तो कौन सा आ जाएगा? सुहागपुर आ जाएगा। ठीक है, ये आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है। ये सभी आपका तवा कोयला क्षेत्र भी है, काना ये कोयला क्षेत्र के नाम है, लेकिन सबसे बड़े में सुहागपुर, दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा? सिंगरौली आएगा इसमें। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये फिर से करंट अफेयर क्वेश्चन आपका आ गया यहाँ पे। तो भर भर के आज करंट अफेयर भी मैं रखा हुआ हूँ, जिससे आपको आराम से तैयारी होती रहे इसमें। ठीक है, सीधी में भी है ना, वो कौन सा है? सीधी सिंगरौली, सीधी से अलग हुआ है सिंगरौली, है ना। सिंगरौली में कोयला क्षेत्र है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका बताएं जैसे, राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान से सम्मानित किया गया है 2021 से। ये करंट अफेयर क्वेश्चन है, सम्मान से क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, ये जो है आपका सत्यनारायण सत्तन जी को राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान यहाँ पे दिया गया है 2021 का। ठीक है, ये जो दिया जाता है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो दिया जाता है कविता के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? कविता के क्षेत्र में दिया जाता है। और 2012-13 में ये स्थापित हुआ है। कब स्थापित हुआ है? 2012-13 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, पहला किसको मिला है? तो प्रथम जो पुरस्कार मिला है गोपाल राज को मिला है। पहला पुरस्कार किसको मिला है? गोपाल राज को मिला है। तो सारे फैक्ट आपको इसमें ध्यान रखने हैं प्रदीप सम्मान से संबंधित। ठीक है, तो ये पूरे पॉइंट आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखने हैं। पहला जो मिला है किसको मिला है? गोपाल राज को। अभी हाल में किसको मिला है? सत्यनारायण सत्तन को। स्थापना कब हुई है? 2012-13 में। किस क्षेत्र में दिया जाता है पुरस्कार? तो कविता के क्षेत्र में दिया जाता है पुरस्कार। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं इस पे। ठीक है, बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये सारा डिटेल इसमें लिखा हुआ है ना। इसका डिटेल मैंने लिख दिया आप लोग का। 25 मार्च 2015 को प्रथम जो राष्ट्रीय प्रदीप कवि सम्मान मिला है किसको मिला है? गोपाल दास नीरज को मिला हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये फिर से आपका जो है, हाँ, इंदौर में स्थापित किसे जाने वाले भाभा परमाणु केंद्र के प्रथम औद्योगिक केंद्र का क्या नाम है? या इंदौर में स्थापित होने वाले भाभा परमाणु केंद्र के प्रथम औद्योगिक केंद्र का क्या नाम है? तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम क्या है? कैट। क्या नाम है आपका? कैट है। और कैट के बारे में अगर डिटेल हम लोग देखें तो क्या है आपका? इसका पूरा नाम जो है राजा रमन्ना प्रौद्योगिकी केंद्र या राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। कैट का फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी हो जाएगा। ये आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है इसका। ठीक है, इसके बारे में तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा पे। ठीक है, पीडीएफ, ये डेली क्लास की पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलती है। व्हाट्सएप ग्रुप का मैंने नंबर यहाँ पे पहले दे रखा था, है ना, लिंक में भी दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ये नंबर मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, 9630828149। ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहीं पे मैसेज कर देंगे तो आप लोग को यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी। डेली पीडीएफ आपको क्लास की मिल जाती है, जो लोग जुड़े हैं उनको पता है। अगला, पुरानी पीडीएफ अगर किसी को चाहिए तो पुरानी पीडीएफ आपको ऐप में अपडेट हो रहा है हमारा धीरे धीरे करके। तो आदर्श आईएएस एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग, तो वहां पे पुरानी क्लास की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना आप लोग, फ्री पीडीएफ है, कोई चार्ज नहीं है उसका। अगला क्वेश्चन है आपका इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चंदेरी के किले का निर्माता कौन है? बताएं, चंदेरी के किले का निर्माता कौन है? सभी लोग बताएं जल्दी से।
करेक्ट आंसर क्या होगा? राजा राज बसंती, कीर्तिपाल, जयसिंह या मानसिंह तोमर। तो चंदेरी के किले के निर्माता कौन है? फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? चंदेरी के किले के निर्माता कौन है? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, चंदेरी के किले के जो निर्माता है कौन है? कीर्तिपाल। चंदेरी के किले के निर्माता कौन है? कीर्तिपाल हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा आपका बी। बी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा इसमें आपका करेक्ट आंसर? वेरी गुड, बी ऑप्शन क्या होगा आपका? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चंदेरी कहाँ पे आता है? चंदेरी किला कहाँ पे आता है? तो चंदेरी किला आता है आपका अशोकनगर में। कहाँ पे आता है ये? अशोकनगर में आता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको जो ध्यान रखना है, चंदेरी का किला जो जुड़ा हुआ है किसके है? बाबर के युद्ध से जुड़ा हुआ है ना। बाबर ने कौन सा युद्ध किया था? तो बाबर ने जो युद्ध किया था यहाँ पे, उसका नाम क्या है? चंदेरी का युद्ध। कौन सा युद्ध था? चंदेरी का युद्ध 1528 में किया गया था। और यहाँ पे बाबर बहुत क्रूरता दिखाया था, है ना, बहुत ही ज्यादा क्रूरता दिखाया था, जो मुस्लिम समुदाय को कलंकित करता है इसमें, क्योंकि यहाँ पे इसके आक्रमण से ये महिलाओं को भी नहीं छोड़ा था। पहले तो सभी यहाँ पे राजपूतों को मार दिया, मारने के बाद क्या है, यहाँ पे महिलाओं को भी नहीं छोड़ा था, महिलाओं से भी वहां पे रेप किया जा रहा था, उनके साथ गलत काम किए जा रहे थे, उनको मारा जा रहा था महिलाओं को। तो इन सब से क्या होता है, इन सब से दुखी होकर अपनी जान को बचाने के लिए और मुगलों के हाथ में ना आने के लिए यहाँ पे क्या किया था? 800 राजपूत रानियों ने 800 राजपूत रानियों ने क्या किया था? यहाँ पे जौहर कर लिया था। ये भी आपको ध्यान रखना है कि चंदेरी में 800 महिलाओं ने, राजपूत रानियों ने जौहर कर लिया था। किस युद्ध में? बाबर के चंदेरी युद्ध के दौरान किया था। जब सब सारे पुरुष मारे गए थे तो अपनी जान की रक्षा के लिए या मुगलों के हाथ में ना आने के लिए उन्होंने यहाँ पे कर लिया था जौहर। और बहुत सारा उत्पात मचाया था, बहुत सारा यहाँ पे खून किया था यहाँ पे बाबर ने, और इसीलिए उसके एक स्मारक के रूप में वहां पे खूनी दरवाजा भी स्थित है। तो खूनी दरवाजा कहाँ पे आता है? तो खूनी दरवाजा कहाँ पे आता है? चंदेरी में आता है। तो हाँ, तो ये भी आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ, पहली खुली जेल आपका बिल्कुल सही सुना ली, यहीं पे चंदेरी में आ जाती है। तो सारे पॉइंट इसमें आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आपका बैजू बाबरा की समाधि भी आपको वहीं पे आता है, अशोकनगर में। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए इसमें। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, एमपी में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? एमपी में विधानसभा सीटों की संख्या कुल, देखो मेरे फेवरेट सब्जेक्ट जो है इतिहास है। इतिहास मेरे को बहुत पसंद है पढ़ाना, लेकिन समस्या ये होती है कि बच्चे पढ़ते नहीं है, तो मैं क्लास लेता नहीं हूँ। लेकिन इतिहास इतनी इंटरेस्टिंग है, इतनी अच्छी अच्छी कहानी वहाँ पे रहती है, और हर एक चीज की कहानी है, लेकिन यहाँ पे बच्चे इंटरेस्ट लेते नहीं है, इसलिए मैं इतिहास अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ उसको। फिलहाल आगे देखते हैं कब इंटरेस्ट लेते हैं, उसको पढ़ाएंगे अपन। एमपी में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है इसमें? 220, 230, 300 या 400? तो एमपी में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखिएगा, एमपी में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 230 है ना। तो इसके अलावा आपको सबको पता है राज्यसभा सीटें कितनी है? तो राज्यसभा सीटें 11 है। ठीक है, लोकसभा सीटें कितनी है? तो लोकसभा सीटें कितनी है? 29 है। लोकसभा सीटें 29 और राज्यसभा सीटें कितनी है? यहाँ पे 11 है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। हाँ, अरे हम ले तो लेंगे क्लास, लेकिन समस्या यह है क्लास लेने वाले बच्चे ही नहीं आते हैं। थ्योरी क्लास रख दें तो कोई आता नहीं है फिर इसमें, जबकि बहुत अच्छा इतिहास आपको पढ़ा दूंगा मैं, और इतना पढ़ा दूंगा कि आपको वो फैक्ट उतने उस तरीके से शायद ही कोई पढ़ा पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल भी रहा है ना, यूपीएससी के में मेरा जो ऑप्शनल रहा है हिस्ट्री रहा है, एमए भी मैंने जो किया है हिस्ट्री से किया है, और लगभग मैं कम से कम नहीं तो मान चलो 8-9 साल से मैं हिस्ट्री के बारे में पूरा पढ़ा रहा हूँ उसको। निम्न खनिज व उत्पादन जिले में कौन सा सही है इसमें बताएं? एस्बेस्टस, सीधी, ग्रेफाइट, बैतूल, लोहा, सतना, बॉक्साइड, इंदौर। तो इसमें बताइए जल्दी से कौन सा उत्पाद या सही है इसमें? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सभी लोग बताएं। इतिहास के कुछ वीडियो मेरे डले हैं प्लेलिस्ट में, आप लोग देखिएगा तो आप लोग को समझ में आएगा, और आगे हम उसको करेंगे और भी कंप्लीट करेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री पूरा कंप्लीट पढ़ाया हूं मैं, है ना। मीडिएवल हिस्ट्री भी कुछ पढ़ा दिया हूं मैं इसमें आपका, तो भी कंप्लीट करेंगे अपन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है, तो ग्रेफाइट आपका बैतूल में पाया जाता है। अब ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं इसके बारे में, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट आपने पेंसिल देखा है ना, पेंसिल, तो पेंसिल की जो नोक रहती है, पेंसिल के अंदर जो आपका रहता है काला कार्बन रहता है, उसे क्या कहते हैं? ग्रेफाइट कहते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर, है ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। हाँ, देवेंद्र जय सम्मान पर आंच न आए उसे जौहर अच्छा, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मैं समझ नहीं पाया क्या बोलना चाह रहे हैं रिंकू, आप क्लियर वर्ड आपका समझ नहीं पाया मैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
एमपी का पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? बालाघाट में, शिवपुरी में, डिंडोरी में, ग्वालियर में। तो एमपी का पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है ना, पहला फॉसिल नेशनल पार्क एमपी का कहाँ पे है? तो जल्दी से बताएं, एमपी का पहला फॉसिल नेशनल पार्क कौन सा है? तो एमपी का पहला फॉसिल नेशनल पार्क कौन सा आता है? डिंडोरी आता है, सबको पता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 1958 में स्थापित हुआ है, सॉरी 1968 में। कब स्थापित हुआ है ये? 1968 में स्थापित हुआ है। 1968 में दो नेशनल पार्क स्थापित हुए हैं, एक बांधवगढ़, दूसरा कौन सा है आपका? फॉसिल। किसका जीवाश्म पाया जाता है? तो पादप है ना, यानी पौधों का और वनस्पतियों का जीवाश्म यहाँ पे पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। यहीं पे एक यहाँ पे घुघवा गांव भी आता है, जो पर्यटन स्थल भी है और यहाँ पे फेमस केंद्र भी है। तो घुघवा गांव या घुघवा पर्यटन स्थल, ये भी आपका फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत ही आता है। ये भी आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। सारे पॉइंट आपको इसमें आपको ध्यान रखने हैं। चलें बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। इसमें अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, केन नदी का उद्गम स्रोत कौन सा है? केन नदी कहां से निकलती है बताएं? सतपुड़ा से, कैमूर से, मैकाल से या महादेव से? तो जल्दी से बताएं, केन नदी जो है उद्गम जो होता है कहां से होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? जौहर। क्या होता है? जौहर का मतलब होता है, सिंपल सा है, आत्मदाह कर लेना। आत्मदाह मतलब अपने शरीर को अग्नि को समर्पित कर देना। अपने शरीर को अग्नि को समर्पित कर देना, क्या कहलाएगा? जौहर कहलाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केन नदी कहां से निकलती है? केन नदी जो निकलती है कैमूर से निकलती है। कैमूर जो कहाँ पे आता है आपका? इसमें सतना के आसपास आता है इसमें आपका, ठीक है। कटनी सतना के बीच का इलाका है आपका कैमूर पर्वत, वहीं से निकलती है इसमें आपका केन नदी। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ज्यादा अगर एक आपको ऑप्शन चुनना है तो आप कटनी कर सकते हैं। तो कटनी के कैमूर पर्वत से निकलती है बी ऑप्शन, केन नदी। इसमें बी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ये, ठीक है। चलिए बढ़े आपको इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। इस पे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। केन का आपको ध्यान रखना है, केन का एक नाम क्या है, उपनाम क्या है? कर्णवती। तो कर्णवती भी किसका उपनाम है? ये प्राचीन नाम क्या है? केन का ही है। गुड इवनिंग पूजा, स्वागत है आपका क्लास में। आज लेट हो गई थोड़ा सा आप। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मध्य प्रदेश में वो कौन सा स्थान है जहां पे जनश्रुति के अनुसार ब्रह्मा विष्णु महेश ने बाल अवतार लिया था? है ना, ये कहानी सबने पढ़ा होगा, है ना। तो ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने क्या किया था? बाल अवतार जो लिया हुआ था, ठीक है। तो कौन सा स्थान है? तो ये जो स्थान है कौन सा? चित्रकूट, है ना। यहाँ माता सती अनसुईया की आप लोग इसमें सुने होंगे कहानी। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे परीक्षा लेने के लिए जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी की जो पत्नी है, परीक्षा लेने के लिए भेजती हैं किनको? ब्रह्मा विष्णु महेश जी को। इनकी परीक्षा लेने के लिए, सती अनसुईया की परीक्षा लेने के, कि वो पतिव्रता है नारी की नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भिक्षा मांगते हैं और निर्वस्त्र यहाँ पे भिक्षा भोजन खिलाने की बात करते हैं। तो इससे फिर समझ जाते हैं यहाँ पे सती अनसुईया के क्या है, ये भगवान के अवतार है। तो वो क्या करते हैं? बाल अवतार में आने के लिए अनुरोध करते हैं। तो ये तीनों बाल अवतार में आ जाते हैं और फिर काफी आग्रह करती हैं इनकी पत्नियां। उसके बाद इनको पुनः से ये इनका पुरुष अवतार मिल जाते हैं लोगों को। तो लेकिन आपको ध्यान रखना, चित्रकूट किससे है? ये सती अनसुईया से संबंधित है और इन सबके बाल अवतार से संबंधित है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी होगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कपिल मुनि जो है आपके, कपिल मुनि आपको ध्यान रखिएगा, कपिल मुनि जो इन्हीं का तीनों का क्या है आपका? मिश्रित इसमें आपका अंश है, जो इनका एक पुत्र के रूप में होते हैं सती अनसुईया के। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एमपी का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है बताएं? एमपी का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान या माधव राष्ट्रीय उद्यान? तो जल्दी से बताएं आप लोग, एमपी का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? एमपी का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सबको पता है, कान्हा किसली। एमपी का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा आएगा? कान्हा किसली आ जाएगा। इसमें कहाँ पे आता है? ये मंडला में आता है ना, मंडला बालाघाट में आता है। कब स्थापित हुआ है? 1955 में स्थापित हुआ है। 1933 में क्या था? 1933 में राष्ट्रीय अभयारण्य था इसमें, ठीक है। 1974 में प्रोजेक्ट आगे लागू हुआ है इसमें, ठीक है। ब्रेडी प्रजाति का क्या पाया जाता है? बारहसिंघा पाया जाता है। बहुत सारे इसमें है, ठीक है, बहुत सारे फैक्ट हैं इसमें, कुछ कुछ ध्यान लेते हैं इसमें। बंजर और होलो घाटी, हालो घाटी कहाँ पे आती है? ये यहीं पे आती है। इसी नाम से नदी भी जो है कान्हा किसली में, इसी नाम से ही है, ठीक है। सूर्यास्त पॉइंट जो है बामनी दादर, सूर्यास्त पॉइंट क्या है? बामनी दादर, ये भी कहाँ पे आता है? ये यहीं पे आ जाता है, कान्हा किसली में आ जाता है इसमें आपका, है ना। बैगा महिलाएं यहाँ पे क्या करती हैं? गाइड का काम करती हैं।
हवाई पट्टी भी यहीं पे है, यहीं पे क्या है, हवाई पट्टी भी यहीं पे है। जंगल गलियारा योजना, जंगल गलियारा योजना के तहत कान्हा किसली और बांधवगढ़ को आपस में जोड़ा गया है। ठीक है, ये भी आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है पूरा। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्ट हैं, कुछ कुछ फैक्ट अपन पढ़ते चलते हैं, आगे बढ़ते हैं इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं कहाँ पे स्थित हैं? बाघ की गुफाएं कहाँ पे स्थित हैं, बताएं जल्दी से। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? एमपी में बाघ की गुफाएं कहाँ पे आती हैं? तो बाघ की जो गुफा आती है कहाँ पे आता है? धार में आता है। बाघ की गुफा कहाँ पे आता है? धार में आता है। और यहीं पे इसको क्या कहा जाता है? बौद्ध चित्र के प्राण। धार, बाघ की गुफा क्या है? बौद्ध चित्र के प्राण भी कहते हैं, यानी कि यहाँ पे अजंता के समान गुफाएं भी हैं। ठीक है, ये अजंता के समान यहाँ पे गुफाएं भी हैं। ये भी सारे पॉइंट इसमें आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अजंता के समान गुफाएं कहाँ पे आता है? धार में आता है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि धार में ही कौन सी नदी है? मान नदी है। धार में ही कौन सा इसमें आपका? माही नदी है। और माही नदी क्या करती है? भारत की एकमात्र ऐसी नदी है, भारत की एकमात्र नदी ऐसी है जो 2 बार क्या करती है? 2 बार क्या करती है इसमें आपका? कर्क रेखा को काटती है। 2 बार कर्क रेखा को काटती है। तो एमपी की भी और भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है इसमें। ठीक है, तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बाघ क्षेत्र जो है इसका धार में ही आता है आसपास, जो डायनासोर के जीवाश्म के लिए जाना जाता है। ठीक है, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पे आता है? धार में ही आता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे मान नदी के नाम पे ही एक मनावर तहसील का भी नाम आया हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे अनुसूचित जनजातियों की जो संख्या है, एसटी की जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो कहाँ पे आता है? धार में आता है। टोटल जनसंख्या जो सबसे अधिक आती है ये कहाँ पे आता है आपका? इसमें धार में आता है जनजातियों की। ठीक है, हाँ कुक्षी की बात है, वेरी गुड। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है धार के बारे में। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बोर तो नहीं हो रहे हो आप लोग? हाँ हाँ बिल्कुल सही है सोनाली। आगे बढ़े तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओरछा में किस वंश का शासन था? तो ओरछा में किस, अच्छा ये तो आंसर ही दिख गया आप लोग को, धोखा हो गया। ओरछा में किस वंश का शासन था? ओरछा में बुंदेल वंश का शासन था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनसे कहानी भी जुड़ी हुई है ना। मुगल शासक जहांगीर और वीर सिंह बुंदेला ये दोनों क्या थे? आपस में दोस्त भी थे। और क्या थे इसमें? वीर सिंह बुंदेला जो है आपका उनका सेनापति भी बाद में बना हुआ था। ठीक है, तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। इन दोनों की करामात थी कि यहाँ पे नौरत्न में से जो एक थे अकबर के, अबुल फजल, तो अबुल फजल की हत्या जो है जहांगीर के आदेश से किसने किया था? वीर सिंह बुंदेला ने कर दिया था। ठीक है, तो ये भी आपको पॉइंट इसमें ध्यान रखना है पूरे। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ओरछा, ओरछा बेतवा नदी के किनारे पे आता है। रामलला मंदिर, राजा राम मंदिर यहीं पे आता है। शौर्य स्मारक कहाँ पे आता है? शौर्य स्मारक भी आप, सॉरी शहीद स्मारक कहाँ पे आता है? शहीद स्मारक भी आपका इसमें आता है ओरछा में ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एमपी में नहीं है, बताएं। एमपी में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है ये एमपी में नहीं आता है, बाकी सभी एमपी में है। माधव शिवपुरी में आ जाएगा। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे आएगा? शिवपुरी में। सतपुड़ा कहाँ पे आता है? होशंगाबाद में। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे आएगा आपका? होशंगाबाद में। पेंच कहाँ पे आता है? सिवनी छिंदवाड़ा में आ जाएगा। ये कहाँ पे आएगा? सिवनी छिंदवाड़ा में आ जाएगा। ठीक है, और वाल्मीकि जो अभ्यारण्य है ये कहाँ पे आता है? बिहार और नेपाल की सीमा पे। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इंडिया जीके में पूछा जाता है। वाल्मीकि यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे आता है? हाँ बिल्कुल सही है रिंकू, ये आता है आपका बिहार नेपाल की सीमा पे आता है। ये सारे ऑप्शन ध्यान रखना है। पेंच के बारे में थोड़ा और फोकस करिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक नया अभ्यारण्य बना है जिसका नाम क्या है? कर्माझिरी अभ्यारण्य, है ना। तो कर्माझिरी अभ्यारण्य भी जो आता है नया अभ्यारण्य बना है, ये किसके अंतर्गत आता है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत ही आता है। तो सारे फैक्ट आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है पूरे। ठीक है, क्लियर है यहां तक सबको? बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है। ये देखो फिर से करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके यहाँ, ये भी एमपी करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। हाल ही में एमपी के कला के क्षेत्र में पद्मश्री, मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, मध्य प्रदेश में कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राम साहेब पांडे, दुर्गाबाई, उपरोक्त सभी या अर्जुन सिंह, है ना। तो यहाँ पे कला के क्षेत्र में किन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? फटाफट बताएं जल्दी से। सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, कला के क्षेत्र में इन तीनों को ही क्या मिला है आपका? इसमें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दुर्गाबाई जो है आपका, इनको ध्यान रखिएगा, ये चित्रकारी से संबंधित है। ये भी पूछ लिया जाएगा अगर चित्रकारी से कौन संबंधित है, जिन्हें हाल ही में पद्मश्री मिला है तो कौन है आपके? दुर्गाबाई है इसमें। बाकी ये सभी क्या है? लोक कला से संबंधित है।
टोटल कितने लोगों को पद्मश्री मिला है इस बार जो पद्मश्री मिला है टोटल एमपी में 5 लोगों को पद्मश्री मिला हुआ है, जिसमें 3 जो है आपके कला के क्षेत्र से हैं, ठीक है, और एक जो है एसएन सिंह भी है, ये एसएन मिश्रा है, इसमें थोड़ा देखना पड़ेगा कौन है, जो चिकित्सक थे और चिकित्सा क्षेत्र के पितामह कहे जाते हैं ये, इनको भी निधन के, है ना, चिकित्सा के पितामह कहे जाते हैं, इनको निधन के पश्चात मरणोपरांत इन्हें पद्मश्री मिला हुआ है। तो इसका डिटेल देख लेते हैं हम लोग, उसमें पूरा डिटेल भी है। तो टोटल जो है इस बार कितने लोगों को मिला है, तो ध्यान रखिएगा, इनमें से 4 पद्म विभूषण, 4 लोगों को पद्म विभूषण मिला है इस बार, 17 लोगों को पद्म भूषण मिला है और 107 लोगों को पद्मश्री मिला है पूरे भारत में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे एमपी में कितने लोगों को मिला है, तो एमपी में 5 लोगों को ये पुरस्कार मिला हुआ है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चिकित्सा जगत के पितामह के रूप में मशहूर एनपी मिश्रा नाम इनका, एनपी मिश्रा को पिछले साल 5 सितंबर इनका निधन हो गया था और इनको भी पद्मश्री इस बार मिला हुआ है। तो सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ये है आपके एनपी सिंह, है ना। बाकी ये आपके पूरे चित्रकार हैं इसमें आपके, ठीक है। ये देखो, ये इनका जरूर ध्यान रखिएगा, चित्रकारी से संबंधित है, इनके और इनका इन दोनों के आने की संभावना बहुत ज्यादा है, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग इनका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न नदी व उनके उद्गम के जोड़े में कौन सा गलत है बताएं। निम्न नदी व उनके जोड़े में कौन सा गलत है बताएं। जल्दी से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, फटाफट बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। निम्न नदी व उनके जोड़े में कौन सा गलत है, तो ध्यान रखिएगा, मुझे जो गलत लग रहा है इसमें कौन सा लग रहा है, हाँ ये गलत है, काली सिंध। काली सिंध गलत है, क्योंकि काली सिंध जो है शिवपुरी पठार से नहीं निकलती है, ये देवास के बागली गांव से निकलती है। कहां से निकलती है, देवास के बागली गांव से निकलती है। और किसकी सहायक नदी है, ये चंबल की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, ये चंबल की सहायक नदी है ना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। शिवपुरी पठार की बात की जा रही है, तो शिवपुरी पठार से काली सिंध नदी नहीं निकलती है, लेकिन यहाँ पे का से कुंवारी नदी जो निकलती है, कहां से निकलती है, ये आपका शिवपुरी पठार से निकलती है और मिलती किस में है, तो ये सिंध नदी में मिलती है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है इस पे, ठीक है। हाँ, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा इसमें आपका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मालवा के पठार एमपी में कहां पे है, मालवा का पठार एमपी में कहां पे आता है बताएं जल्दी से। मध्य भाग में, दक्षिण पूर्वी भाग में, उत्तर पश्चिमी भाग में, या पूर्वी भाग में। तो मालवा के पठार कहां पे आता है, फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो मालवा का पठार कहां पे आता है, तो सबको पता है मालवा पठार कहां पे आएगा, ये मध्य भाग में ही आएगा। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसमें आपका। मालवा के पठार की बात करेंगे, मालवा पठार जो है एमपी का सबसे बड़ा पठार है। एमपी का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, मालवा का पठार ही है। और मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सबसे ऊंची चोटी जो आती है कौन सी आएगी इसमें आपका, सिगार की चोटी। कौन सा आएगा आपका, सिगार की चोटी। यहीं पे कौन सा आता है, जाना पाव पहाड़ी। इसमें कौन सा आएगा आपका, जाना पाव पहाड़ी भी आ जाएगा इसमें आपका, ठीक है। तो ये भी आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है पूरा, ठीक है। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, किस स्थान के निकट लगभग 2 किलोमीटर के अंदर 3 प्रमुख नदियों का उद्गम होता है। 3 प्रमुख नदियों का उद्गम है, अमरकंटक, महू, छिंदवाड़ा या ग्वालियर। तो कहां से 3 प्रमुख नदियों का उद्गम होता है, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो ध्यान रखिएगा, 3 प्रमुख नदियों का जो उद्गम होता है कहां से होता है, तो ये होता है आपका अमरकंटक से। कौन कौन सी नदी, तो ये नदी है आपकी नर्मदा, है ना। दूसरा कौन सा है, सोन। तीसरा कौन सा है आपका, जोहिला। ये 3 प्रमुख नदियां हैं जिनका उद्गम कहां से होता है, अमरकंटक से होता है, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे, एक और ले सकते हैं इसमें, जो उसमें छत्तीसगढ़ में चली जाती है। अमरकंटक के पास से ही एक नदी निकलती है पीछे साइड से, उसका नाम क्या है, महानदी, है ना। लेकिन एमपी की जो फेमस नदी है 3, ये ध्यान रखना है, नर्मदा, सोन और जोहिला, ठीक है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगोरिया हाट से संबंधित जनजाति कौन सी है। भगोरिया अंतिम क्वेश्चन है, क्लास खत्म करेंगे इसके बाद हम लोग इसमें, है ना। अच्छा, आज आप लोग को मार्क योर अटेंडेंस दिख रहा है क्या, सभी लोग को मार्क योर अटेंडेंस क्या दिख रहा है आप लोग को, सबको कमेंट करें। तो यहाँ पे भगोरिया हाट से संबंधित जनजाति कौन सी है, कोरकू, भील, कोल या बैगा। भगोरिया हाट से संबंधित कौन सी जनजाति बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भगोरिया हाट से संबंधित है। भगोरिया हाट का मतलब क्या है, भगोरिया मेला। तो इससे संबंधित जो जनजाति है कौन सी है आपकी, भील जनजाति आ जाएगी। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। तो मार्क योर अटेंडेंस सबको करना है आज, कोई भी नहीं छोड़ना चाहिए प्लीज,
है ना। ये रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, क्योंकि रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इससे मुझे पता चलेगा कि कितने लोग लाइव क्लास ज्वाइन करते हैं, है ना, और डाटा मेरे पास आ जाएगा तो उनके लिए हम बेहतर और भी कर पाएंगे, पीडीएफ दे पाएंगे, जो नई चीजें हैं उनको हम लागू करेंगे, हमें पता रहेगा कौन लाइव आते हैं कौन लाइव नहीं आते हैं, है ना। तो ये मेरी नजर में रहोगे आप लोग, है ना, सभी लोग। तो सभी लोग मार्क योर लाइव अटेंडेंस जरूर करिएगा, लिंक सबको ओपन हो जाएगी उसमें, है ना। मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर लीजिएगा उसको। कंप्यूटर की एमसीक्यू शुरू कल से करेंगे विनय, है ना, वो भी कर देंगे। तो यह भगोरिया हाट जो लगता है ये भील जनजाति से संबंधित है, ये होली के अवसर पे लगता है। कब लगता है ये? होली के अवसर पे होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसी में एक उत्सव होता है जिसका नाम क्या है? गोल गधेड़ो। इसमें क्या होता है? गोल गधेड़ो उत्सव होता है। इसमें क्या होता है? ये जनजाति में गोल गधेड़ो का मतलब होता है वहां पे एक खेल होता है जिसमें क्या होता है, एक गेंद होती है जिसको लेके लड़का क्या है पेड़ पे चढ़ जाता है और उसको वहां पे छुड़वाती कौन है? लड़कियां करती हैं और यहाँ पे आपस में प्रेम प्रसंग का विवाह भी हो जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। जब जनजाति में पढ़ाऊंगा तो इन सब के बारे में पूरा डिटेल से कराऊंगा आप लोग को इसमें, ठीक है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। और इसी तरह क्लास, बेहतरीन क्लासेस जो चलती हैं डेली 10:15 बजे चलती हैं एमपीजीके की, आप लोग डेली क्लास से ज्वाइन किया करें। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं जिससे आपको बॉयज और गर्ल्स का दोनों ग्रुप अलग अलग बना हुआ है तो आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा इसमें। आपका आदर्श आईएएस एकेडमी का आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड ऐप कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे फ्री स्टडी मटेरियल आपको वहीं पे मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज पटवारी के 1 महीने और बचे हुए हैं, तो 1 महीने ये बेहतरीन आपका समय है टेस्ट सीरीज लगाने का। तो सभी लोग टेस्ट सीरीज जरूर खरीद लीजिए, क्योंकि आपके भले के लिए है, आपके एग्जाम निकलेगा, इसमें प्रैक्टिस जरूरी है। तो टेस्ट सीरीज सभी लोग खरीद सकते हैं ऐप से, है ना, केवल 300 रुपए में रहेगा आपका। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। मार्क योर अटेंडेंस जरूर करिएगा आप लोग इसमें, ठीक है। सभी को धन्यवाद, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, गुड नाइट।